जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत और तंजानिया को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। भारत और तंजानिया के बीच में जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी की मीटिंग का थर्ड एडिशन इस समय गोवा में आयोजित किया जा रहा है, जिस दौरान दोनों पक्षों के बीच में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। इसमें एरिया ऑफ कॉपरेशन और इसके अलावा जो ट्रेनिंग हो गई और मैरीटाइम और डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को लेकर बातचीत हुई है। अपने इस टूर के तौर पर तंजानियन डेलीगेशन अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का भी दौरा करने वाला है, जहां पर वो जो भारत की कैपेबिलिटीज़ हैं, खासकर पोर्ट डेवलपमेंट और शिप बिल्डिंग में, इसको एक्सपीरियंस करेंगे। और इसको लेकर तंजानिया भारत के साथ जो बातचीत है वो भी कर रहा है। इसके बाद जो डेलीगेशन है ये आइनस हंसा का दौरा करेगा और उसके बाद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी है गोवा में, उसका दौरा भी तंजानियन डेलीगेशन के द्वारा किया जाएगा। इस मीटिंग के दौरान जो सैन्य संबंध है उनको प्रगाढ़ करने को लेकर के जो बातचीत है वो भी हुई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आर्चर एनजी को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंडिजिनस आर्चर एनजी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, इसके फ्लाइट ट्रायल्स की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है और इसकी तैयारियों को ऑलमोस्ट पूरा किया जा चुका है। अब अगर हम इस ड्रोन की बात करें तो ये आई स्टार कैपेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा, जिसमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन और ट्रैकिंग और रिकॉनेसेंस जैसे जो मिशन है वो शामिल होंगे। और इसके अलावा जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस हैं उनको भी ये एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। अब अगर हम आर्चर एनजी के की स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालें तो आपको बता दें कि आर्चर एनजी का जो विंग स्पैन है ये 18.6 मीटर्स का है और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है 225 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। पावर प्लांट की बात करें तो इस अनमैन एयर व्हीकल को पावर करने के लिए ऑस्ट्रो 330 ईपी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ईपी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 177 हॉर्स पावर जनरेट करता है। सबसे खास बात तो ये है कि ऑपरेशनल एल्टीट्यूड की जहाँ तक बात रही तो इसका जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है ये 28,000 फीट का है और ये हाई एल्टीट्यूड टेरेन में काफ़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। एंड्योरेंस की बात करें तो इसका एंड्योरेंस टाइम 18 घंटे से ज़्यादा का है, जो कि लंबे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम कमांड रेंज की बात करें तो ये जो अनमैन एयर व्हीकल है इसका जो लाइन ऑफ साइट का ऑपरेशनल रेंज है ये 250 किलोमीटर की है। और इसके अलावा अगर हम बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन की बात करें या रेंज की बात करें तो वो 1000 किलोमीटर की है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 350 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं इनको कैरी करने में सक्षम है और ये इसको एक सोफिस्टिकेटेड ड्रोन में कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड ड्रोन के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। अब इनके जो फ्लाइट ट्रायल्स की शुरुआत है ये होने वाली है। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि आने वाले भविष्य में या तो ब्राजीलियन डेलीगेशन भारत आएगा या फिर भारत का डेलीगेशन ब्राजील जाएगा और दोनों देशों के बीच में जो महत्वपूर्ण सैन्य संबंध है उनको स्थापित करने को लेकर बातचीत हो सकती है और इसको कंफर्म कर दिया गया है ब्राजीलियन मीडिया की तरफ से। ऐसे डिफेंसा की रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इंडियन डेलीगेशन ब्राजील के दौरे पर होगा दिसंबर में, जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर के जो पोटेंशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है ये डिस्कस किए जाएंगे। इनमें क्रमशः भारत की तरफ से ब्राजील को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पेशकश करी जाएगी जो कि मार्क 1 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। इसके अलावा ब्राजील भारत को केसी और C-390 मिलेनियम जैसे जो एयरक्राफ्ट है ये प्रदान करने पर बात करेगा। अब केसी जो है ये मिड एरियल रिफ्यूलर या आप इसको टैंकर एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं, जो कि C-390 मिलेनियम का ही एक वेरिएंट है। इसके अलावा भारत की तरफ से जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये ब्राजील को ऑफर किए जाएंगे। अनमैन एयर व्हीकल को लेकर बातचीत हो सकती है। स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स हैं इनके मेंटेनेंस को लेकर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा आर्टिलरी जो है इनको लेकर बातचीत हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी अफेयर्स भी डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। लेकिन अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस दौरे के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा होगी वो होगी एक बार्टर डील, जहां पर ब्राजील भारत को C-390 मिलेनियम और KC-390 मिलेनियम जो है ऑफर करेगा और भारत की तरफ से जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से ये पुश किया जाएगा, क्योंकि ब्राजील को इस समय ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, वर्सटाइल हो, मल्टी रोल कैपेबल हो और ब्राजील की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। और रिपोर्ट्स का दावा है कि ब्राजील की नज़र में इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ही सबसे बढ़िया ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा जो आत्मनिर्भरता है इसको प्राथमिकता दी जा रही है और जितने भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट है उनमें प्रयास यही किया जाता है कि पहले इनको स्वदेशी तौर पर हम पूर्ण कर सके ज़रूरतें, लेकिन अगर वो ज़रूरतें हमारे भारत में पूरी नहीं हो पाती तो फिर हम वहाँ पर जो इम्पोर्टेड ऑप्शन है उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय नौसेना इस समय जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है इनके लिए इंडिजिनस एरेस्टर वायर्स की तलाश में है और भारतीय नौसेना इसलिए चाहती है कि जो प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरर्स है इनके साथ पार्टनरशिप को फॉर्म करके जो इंडिजिनस एरेस्टर वायर है ये विकसित की जाए जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल हो सके।
अब अगर हम अरेस्टर वायर्स की बात करें तो ये फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए खासकर जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके सहायता से ही जो एयरक्राफ्ट है वो सेफली लैंड कर पाते हैं लिमिटेड डेक स्पेस पे। अगर ये ना हो तो इससे फिर एयरक्राफ्ट के लिए लैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बड़े हादसे भी उसकी वजह से हो सकते हैं। भारतीय नौसेना ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि हम अधिक से अधिक ज़रूरतों को स्वदेशी जो माध्यम है उनसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए पहले वो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके साथ संपर्क करेंगे। अगर सारी बातें बन जाती है तो ये काम स्वदेशी तौर पर ही भारत में आगे बढ़ाया जाएगा। रजिस्टर वायर्स की जहाँ तक बात रही तो इन्हें हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉयज से बनाया जाता है, और ये इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि जो एक एयरक्राफ्ट होता है, भारी भरकम एयरक्राफ्ट, उसको रोकने में ये सक्षम हो। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर पे कोई एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो आपने देखा होगा उसमें रियर साइड में एक एरेस्टर हुक होता है जो कि इस एरेस्टर वायर में फंसता है, और उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है वो एक लिमिटेड स्पेस में रुकने में सक्षम होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ है उस वायर की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा अगर वो टूटी तो एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम कर रही है, इसलिए भारतीय नौसेना भी कॉन्फिडेंट है कि वो इस प्रकार के जो अत्याधुनिक एरेस्टर वायर्स हैं इनको भारत में ही बना सकते हैं। खैर, देखना है आगे इस पे क्या कदम लिया जाता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया से आ रही है। रशिया के टैक्टिकल मिसाइल कॉरपोरेशन और डिज़ाइन ब्यूरो एमकेबी रडुगा के द्वारा एक बड़ा ऑफर भारत के सामने रखा जा सकता है, जहां पर वो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के लिए KS-69 जो कि स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, इसका ऑप्शन सामने रख सकते हैं। जी हाँ, ये जो एडवांस स्ट्राइक ऑप्शन है ये भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के लिए सम्मुख रखा जा सकता है। अब अगर हम इस मिसाइल के स्केल मॉडल की बात करें तो इसको मॉस्को के आर्मी 2022 मिलिट्री एग्जीबिशन में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई थी। ये काफ़ी प्रिसाइज टारगेटिंग के साथ देखने को मिलेगा और उसमें लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़ भी हमें देखने को मिलने वाली है। और अगर ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट का हिस्सा बनती है तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI की जो ताकत है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर हम रोजमर्रा एक्सपोर्ट की बात माने, जो कि रशिया का ऑफिशियल आर्म एक्सपोर्टर है, तो वो इस समय इसी एम के साथ आगे बढ़ रहा है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में ये जो एडवांस वेपन सिस्टम है इनको एक्सेस दिलवाया जा सके। KS-69 की अगर हम बात करें तो ये एक सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसको हाई वैल्यू जो स्टैटिक टारगेट है इनको स्ट्राइक करने के पर्पज से बनाया गया है, और ये हाईएस्ट प्रेसिजन के साथ ये काम पूरा कर सकती है। इसका वजन 800 किलोग्राम तक है और ये 310 किलोग्राम तक जो वॉरहेड है इनको कैरी करने में सक्षम है। ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, और ये टैक्टिकल मिशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। लेकिन अब भारत इसको लेगा या नहीं लेगा ये भारत के ऊपर है। खैर, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने ऑलरेडी ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट से सुखोई 30 MKI को इक्विप कर दिया है। इसके अलावा भारत रुद्रम सीरीज की 2 मिसाइल्स को इक्विप कर रहा है, और जो ब्रह्मोस का NG वेरिएंट है ये 2025 से टेस्टिंग में उतर जाएगा। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस ऑफर को भारत किस प्रकार से डील करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।